आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफ़ॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग घटना चक्र जो कि हिंदी विषय के लिए है उसके प्रश्नों को देख कर के एनालिसिस कर रहे थे और हम लोग आधुनिक साहित्य में पहुँच चुके हैं और आधुनिक साहित्य में भी हम लोगों ने कई सारी विधाओं को देखा जो कि समाप्त हो गया है। तो आज हम लोग कई सारे रचनाकार और उनके रचनाओं को देखेंगे और उनका अच्छे से विश्लेषण करेंगे। हाँ, इसमें पहला प्रश्न है हमारा कि लोकगीत निबंध के आधार पर बताइए कि निबंध में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से देखा जाए तो तीसरा नंबर जो कथन है वो सही नहीं। गाँव के गीतों के अनेक प्रकार नहीं हैं, जो कि लोकगीत से संबंधित गलत कथन है। अगर लोकगीत निबंध अनंत संख्या में अपने देश की स्त्रियों के द्वारा गाए जाने वाले गीत हैं और जिसे स्त्रियां ढोलक के सहारे भी गाती हैं। भोजपुरी का विदेशिया इसी का एक प्रमुख उदाहरण है। गाँव के गीतों के अनेक प्रकार होते हैं। विवाह के समय, जन्म के समय, स्नान के समय, खेतों के में काम करने के समय, घरों में काम करने के समय तथा नामकरण के समय इत्यादि। तो लोकगीत जो गाए जाते हैं लोगों के द्वारा और जो कि गाँव में उनके अनंत संख्याएँ जो कि विभिन्न-विभिन्न अवसरों पर गाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न है कि ऐसे-ऐसे के रचयिता कौन हैं? तो ऐसे-ऐसे के रचयिता हैं विष्णु प्रभाकर। अगर विष्णु प्रभाकर के विषय में हम लोग देखें तो विष्णु प्रभाकर जी का जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 2009 में होती है। तो 1912 में जन्म और 2009 में इनकी मृत्यु होती है और यह बहुत कहानियाँ, उपन्यास और नाटक भी लिखते हैं। और जो विष्णु प्रभाकर मुख्य रूप से जो मूल रूप से है या मुजफ्फरनगर ज़िले जो कि यूपी में पड़ता है, वहाँ से थे मुजफ्फरनगर में। और इनके अगर रचनाओं की हम लोग बात करें तो इनकी बहुत ही फ़ेमस रचना है एक जो कि आवारा मसीहा के नाम से है, जो 1974 ईस्वी में प्रकाशित होती है, आवारा मसीहा। और ये जो जीवनी है वह शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है। और इनके उपन्यासों की हम लोग चर्चा करें तो उपन्यास में इनके जो ज़्यादा प्रसिद्ध है जैसे कि ढलती रात हो गई 1951 में, निशिकांत 1955, अर्धनारीश्वर 1992 में, धरती अब भी घूम रही है 1959 में। और उसके बाद कहानी संग्रहों की बात करें इनके तो मुख्य कहानियों के संग्रह की बात करें तो संघर्ष के बाद 1953, धरती अब भी घूम रही है 1959 और पुल टूटने से पहले 1977 में प्रकाशित हुई। और इनके फेमस नाटकों की हम लोग बात करें तो उसमें से सबसे फेमस नाटक इनका है डॉक्टर, जो कि 1961 में प्रकाशित होता है। फिर युगे युगे क्रांति 1969 में, उसके बाद टूटते परिवेश 1974 ईस्वी में प्रकाशित होता है। फिर सत्ता के आर पार 1981 ईस्वी में प्रकाशित होता है। फिर एकांकी की बात करें तो इनका जो 12 एकांकी नाम से एक एकांकी है, संग्रह है। यह एक एकांकी जो है क्या है, नाटकों का एक महत्वपूर्ण संग्रह है जो कि 1958 में प्रकाशित होता है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि वह चिड़िया जो कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो वह चिड़िया की अगर बात करें तो उसे स्वयं पर विश्वास नहीं है। वह चिड़िया एक कविता है जो कि केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा रचित है। और वह चिड़िया नीले पंखों वाली चिड़िया है। वह संतोषी है तथा अन्य बहुत उसको प्यारी अन्य से बहुत ही ज़्यादा उसको प्यार है, उसे स्वयं पर विश्वास है। वह गिरविली है और नदी से प्यार भी करती है, उसे विज़न से प्यार है। तो जो डी नंबर कथन है वह स्वयं पर विश्वास नहीं है, उसे स्वयं पर विश्वास है। यह कविता जो है केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा लिखा गया है, जो कि आपको एनसीईआरटी के किताब में मिल जाएगा 6 to 8 क्लास में। और अगर केदारनाथ अग्रवाल की बात करें, इनका जो जन्म है 1911 ईस्वी में और मृत्यु इनका 2000 ईस्वी में होता है। और यह प्रगतिशील काव्य धारा के प्रमुख रचनाकारों में से एक है। प्रगतिशील जो कि प्रयोगवाद के पहले का है, जिसे हम लोग प्रगतिवाद बोलते हैं, वही प्रगतिशील है जो कि 1936 से लेकर के 1942 तक रहता है। यह प्रगतिशील काव्य का जो समय रहा है और इसी के एक फेमस कवि रहे केदारनाथ अग्रवाल। और इनका जन्म कहाँ हुआ है, यह बांदा जिले के थे। 1911 में इनका जन्म हुआ था। तो यह कहाँ के हैं, बांदा जिले के। 1911 में इनका जन्म हुआ था। लेकिन काव्य कृतियों की अगर इनकी बात करें तो बहुत सारी इन्होंने कविताओं की रचना किया, जिसमें युग की गंगा 1947 में, फिर नींद के बादल ये भी 1947 में, लोक और आलोक 1957, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 में, और आग का आईना 1970, और गुल मेहंदी 1978 में, पंख और पतवार 1979, बम्बई का रक्त स्नान 1981, कहता है केदार खरी खरी 1983 में, अपूर्वा 1984 में। और अपूर्वा जो कि इनका 1984 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, इन्हीं के लिए इनको इसी जो काव्य है इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा, अपूर्वा, जो 1984 में प्रकाशित हुआ था। फिर
मार प्यार के थापे 1985 में, जो सिलाएं तोड़ते हैं 1985, अनहारी हरियाली 1990 में, और फिर उसके बाद खुली आंखें खुले डैने 1993 में, और पुष्पदीप 1994। तो इनके द्वारा यह सब जो काव्य रचनाएं हैं केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा, जो बांदा जिले के, जो कि बांदा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहीं के रहने वाले थे, और यह प्रगतिशील यानी जो प्रगतिवाद था उनसे संबंधित है। 4 नंबर प्रश्न है कि अक्षरों का महत्व रचना के आधार में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, और सबसे पहले व्यक्ति ने पशुओं और आदमियों के चित्र बनाए, फिर चित्र संकेतों से पहले भाव संकेत अस्तित्व में आए। तो अक्षरों के जो महत्व है, यह गुणाकर मूल्य के द्वारा लिखा गया एक निबंध है, अक्षरों का महत्व। और इसमें से अगर बात करें तो जो सही कथन नहीं है वह है चित्र संकेतों से पहले भाव संकेतों की जो अस्तित्व में आए थे, यह कथन सही नहीं है। वस्तुतः प्राग ऐतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए हैं, जैसे पशु पक्षियों आदमियों आदि के चित्र। इन चित्रों संकेतों के से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आते हैं। वहीं पे अगर अगला प्रश्न है साथी हाथ बढ़ाना, इसके यह क्या है। तो साथी हाथ बढ़ाना यह एक कविता है, और यह लिखा गया है अगर देखा जाए साथी हाथ बढ़ाना यह लिखा गया है साहिर लुधियानवी के द्वारा, और यह गीति शैली की कविता है। प्रस्तुतः कविता की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जुर्रा बन जाता है सहरा। तो यह क्या है, साथी हाथ बढ़ाना एक कविता है जो कि साहिर लुधियानवी के द्वारा रचित है। 6 नंबर प्रश्न है कि गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, काव्य पंक्तियां किस रचना से संबंधित है। तो यह है चांद से थोड़ी सी गप्पे। तो गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं, यह काव्य पंक्तियां जो लिखी गई है वह शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा रचित है, और यह कविता चांद से थोड़ी सी गप्पे से ली गई है। और यह कविता क्या है, एक छोटी लड़की की कल्पना पर एक गप्पे हैं, बातचीत है, उससे संबंधित है। अगर शमशेर बहादुर सिंह की हम लोग बात करें तो शमशेर बहादुर सिंह, इनका जन्म भी 1911 ईस्वी में होता है, मृत्यु 1993 ईस्वी में, और यह एक बहुत ही अच्छे कवि रहे हैं, और इनको कवियों के कवि नाम से भी पुकारा जाता है या जाना जाता है। और यह जो शमशेर बहादुर सिंह है, इनका जन्म उत्तराखंड के जो देहरादून है वहाँ पे हुआ था। और इनके प्रमुख रचनाओं की हम लोग अगर बात करें तो इनके प्रमुख रचनाएं शमशेर बहादुर सिंह के कुछ इस प्रकार हैं। कुछ कविताएं 1959 में, कुछ और कविताएं 1961, इतने पास अपने 1980 में, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष 1980 में, बात बोलेगी 1981 में, काल तुझसे होड़ है मेरी 1982 ईस्वी में, और फिर टूटी हुई बिखरी हुई 1988 ईस्वी में प्रकाशित होता है। और यह शमशेर बहादुर सिंह की द्वारा रचनाएं रचित हैं। अगला प्रश्न है कि आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। प्रस्तुत पंक्तियां कविता किससे हैं। तो यह एक शाम एक किसान से संबंधित यह लिए गए हैं। और आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम नदी चादर सी, यह पंक्तियां जो रची गई हैं वह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा रचा गया है, जो कि शाम एक किसान उनके कविता से संबंधित है। और इस कविता में सूरज, पहाड़, नदी, पलाश के जंगल, अंगीठी, भेड़, मोर, चिलम इत्यादि का जिक्र इसमें किया गया है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का, तो इनका जन्म 1927 ईस्वी में होता है, और यह एक बहुत ही अच्छे उपन्यासकार नाटककार रहे हैं। और अगर इनकी हम बात करें तो यह तार सप्तक है, जो प्रयोगवादी काव्यधारा रही थी 1943 ईस्वी में, जो इसकी शुरुआत होती है तार सप्तक की, वह उससे संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है, जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1943 में जो तार सप्तक, जो कि प्रयोगवादी काव्यधारा की शुरुआत मानी जाती है, और यह अज्ञेय के द्वारा प्रकाशित हुआ था। तो जो तार सप्तक है जिसमें 7 कवि हैं, तो उसमें से सर्वेश्वर दयाल जो सक्सेना है उसी से संबंधित रहे हैं। और इनका जन्म 1927 में होता है, और मृत्यु इनका 1983 ईस्वी में होता है। और बात करें हम लोग इनकी प्रमुख रचनाओं की, तो इनके कुछ कविता संग्रह है, जैसे बहुत ही फेमस है, जो प्रसिद्ध है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा, काठ की घंटियां 1959 में, फिर बांस का पुल 1963 ईस्वी में, एक सूनी नाव 1966 में, गर्म हवाएं 1975, कुआनो नदी 1976 में, फिर जंगल का दर्द 1976 ईस्वी में,
जंगल का दर्द 1976 में, फिर खूंटियों पर टंगे लोग 1982 ईस्वी में, और खूंटियों पर टंगे लोग जो कि 1982 में प्रकाशित होता है, इस काव्य के लिए, इस कविता संग्रह के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और नाटक की इनकी बात करें तो इनके दो नाटक जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं वह है पहला बकरी जो 1974 ईस्वी में प्रकाशित होता है, और बकरी की बात करें तो यह राजनीतिक व्यंग पर आधारित है। और लड़ाई की बात करें एक और इनका नाटक है जो कि 1979 में प्रकाशित होता है, और लड़ाई जो है सामाजिक संघर्ष और मानवीय संबंधों को इसमें दर्शाने का कार्य किया गया है। और उसके बाद अगर इनके उपन्यास की बात करें तो सोया हुआ जाल 1954 में प्रकाशित होता है उपन्यास में, और पागलों का कुत्ता मसीहा 1978 में प्रकाशित होता है जो कि उपन्यास है। और बाल साहित्य भी इन्होंने दो रचे हैं जिसमें से भाव भाव खो खो 1982 में प्रकाशित होता है, और यह बच्चों से जुड़ी इसमें प्रसिद्ध कविताएं हैं। फिर बटुआ जूता यह 1983 में प्रकाशित होता है। और इनके पत्रिकाओं की बात करें हम लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, तो इनके दो पत्रिका हैं, एक तो दिन नाम है और एक पराकाष्ठा पत्रिका के संपादक रहे हैं। तो दिन मान पत्रिका रही है, उसके यह उप संपादक रहे थे, और जो पराकाष्ठा है वह इसके क्या है, संपादक भी रहे हैं, और उनकी भाषा बहुत ही सरल रही है। कठपुतली किस विधा की रचना है, तो कठपुतली की अगर हम लोग बात करें तो यह कविता है, और कठपुतली जो है वह भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा रचा गया है, और इसमें कवि ने कठपुतली के मन की जो व्यंग का है उसका वर्णन करने का प्रयास किया है। यहीं पे हम लोग भगवती प्रसाद मिश्र की अगर हम लोग बात करें तो भगवती प्रसाद मिश्र का जन्म 1913 में होता है, और यह साहित्य के प्रमुख कवि रहे हैं, लेखक रहे हैं, विचारक रहे हैं। और भगवती प्रसाद जो मिश्र हैं ये भी तार सप्तक से संबंधित रहे हैं, जिस प्रकार से ऊपर अभी हमने चर्चा किया तार सप्तक जिसे हम लोग प्रयोगवादी काव्यधारा से संबंधित समझते हैं, जो कि 1943 में प्रकाशित हुआ था। तार सप्तक में हर इस तरह के 4 सप्तक आए थे, जिसमें से पहला सप्तक को तार सप्तक कहा जाता है। तार सप्तक में कितने हैं, 7 कवि माने जाते हैं जो कि 1943 में आए, और उसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और उसके बाद भवानी प्रसाद मिश्र इसी से संबंधित रहे हैं। और इसके बाद तार सप्तक के बाद दूसरा सप्तक 1951 में आता है, फिर उसके बाद तीसरा सप्तक 1959 में, और उसके बाद चौथे सप्तक की बात करें तो 1979 में प्रकाशित होता है। तो हर सप्तक में 7-7 कवि हैं, और उन कवियों के जो रचनाएं हैं वो अज्ञेय जी ने प्रकाशित करने का कार्य किया है। तो वहीं पर हम लोग भवानी प्रसाद मिश्र की चर्चा कर रहे थे। तो भवानी प्रसाद जो मिश्र है इनका जन्म 1913 ईस्वी में होता है, और मृत्यु इनका 1985 ईस्वी में, और यह तार सप्तक से संबंधित कवि रहे हैं। इनका जन्म कहाँ, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में होता है। और इनके प्रमुख रचनाओं की हम लोग बात करें तो कविता संग्रह इनका जैसे गीत फरोश 1956 में, चकित है दुख 1968 ईस्वी में, गांधी पंच सती 1969 में, और अंधेरी कविता 1970। उसके बाद बुनी हुई रस्सी, और बुनी हुई रस्सी इनका 1971 में प्रकाशित होता है, और बुनी हुई रस्सी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। खुशबू के शिलालेख 1973 में प्रकाशित, फिर त्रिकाल संध्या 1978, कालजयी 1980, अनाम तुम आते हो 1981, और तूकों का खेल 1983 में प्रकाशित होता है। अगला प्रश्न है 9 नंबर कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। तो स्वर्ण जो श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले काव्य की पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं, तो अगर हम लोग बात करें कविता से या कौन सी कविता से ली गई है तो हम पंछी उन्मुक्त गगन से ली गई है। और यह जो है इसके रचयिता कौन है, शिव मंगल सिंह सुमन है। और इस कविता की महत्वपूर्ण पंक्तियां है कि इस कविता की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। तो यह परीक्षा संस्थान ने इस प्रश्न का उचित विकल्प नहीं दिया था, तो इसका उत्तर क्या है, इसमें जो यह पंक्तियां जो हम पंछी उन्मुक्त गगन से कविता से ली गई है, और इसके रचयिता शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वही ध्वनि। यह पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं, तो यह विप्लव गायन से ली गई है कि कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है ध्वनि। काव्य पंक्तियां बाल कृष्ण शर्मा नवीन द्वारा रचित है, और कविता विप्लव गायन से ली गई है। विप्लव गायन जड़ता से विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता की कविता है। इस कविता की प्रारंभिक पंक्ति की हम लोग बात करें तो कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, जो कि
बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा रचित है और यह दी गई है कौन से कविता से? विप्लव गायन से। 11 नंबर प्रश्न है कि ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक एक तिनका है बहुत तेरे लिए। यह काव्य पंक्तियां से क्या कवि का तात्पर्य है? तो वह क्या बताता है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए कि ऐठता तू किस लिए इतरा रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित है और यह एक तिनका कविता से ली गई है कि घमंड नहीं करना चाहिए। इस कविता की प्रारंभिक पंक्तियां हैं कि मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा। और वहीं पे अगर हम लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की अगर बात करते हैं तो इनका जन्म 1865 ईस्वी में होता है और इनका जन्म 1865 में कहाँ पर? यूपी का एक जिला है आजमगढ़, वहीं पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का जन्म होता है और 1865 में जन्म होता है और 1947 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनके प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इन्होंने इनके जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें से सबसे पहला है प्रिय प्रवास, जो कि 1914 ईस्वी में प्रकाशित होता है और यह महाकाव्य जो प्रिय प्रवास है यह हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। और प्रिय प्रवास में राधा और कृष्ण के वियोग और प्रेम को लोक कल्याण की भावना से जोड़ा गया है। फिर वहीं पे एक और इनकी महाकाव्य है वैदेही वनवास, जो कि 1940 में प्रकाशित होता है और यह महाकाव्य राम के वनवास की कहानी पर आधारित है, जिसमें सीता के त्याग और वनवास के मार्मिक चित्रण को दर्शाया गया है। काव्य संग्रहों की अगर हम लोग बात करें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के, तो इनके जो कविता संग्रह है वह चुभते चौपदे 1924, चोखे चौपदे 1932, रस कलश 1931, पारिजात 1937 और कर्मवीर 1945 में प्रकाशित होती है। और वहीं पर अगर उपन्यास की बात करें हम लोग हरिऔध जी के, तो ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 में प्रकाशित होता है। ठेठ हिंदी का ठाठ, जो कि एक सामाजिक उपन्यास है जिसमें ठेठ और शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया गया है। वहीं पर इनके दूसरे उपन्यास की अगर हम लोग बात करें तो अध खिला फूल, जो कि 1907 में प्रकाशित होता है और यह भी एक सामाजिक उपन्यास है जिसमें सामाजिक बुराइयों का चित्रण किया गया है। 12 नंबर प्रश्न है कि परित्यक्त चीनी किले का उल्लेख निम्नलिखित में से किस रचना में मिलती है? तो यह हमें लहासा की ओर जो कविता है उसमें मिलता है और यह कविता, यह जो यात्रा वृत्तांत है वह राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखा हुआ है, जो कि लहासा की ओर नाम से रचित है। और मूल रूप से यह यात्रा वृत्तांत राहुल जी की प्रथम जो तिब्बत यात्रा से लिया गया है और राहुल जी ने तिब्बत की यात्रा एक भिखमंगे के छद्मवेश में की थी। तो क्या मतलब ऐसा कहने का कि लहासा की ओर जब यह जा रहे थे इस काव्य की रचना के लिए, या मतलब इसे जब यात्रा वृत्तांत को लिख रहे थे, तो एक भिक्षुक के रूप में, एक बौद्ध भिक्षुक के रूप में यह तिब्बत की यात्रा करते हैं और फिर उसके बाद उन्हीं को एक यात्रा वृत्तांत में संकलित कर देते हैं। और अगर हम लोग राहुल सांकृत्यायन की बात करें तो राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म 1893 ईस्वी में होता है और मृत्यु इनका 1963 में होता है। 93 को उल्टा 63 कर दीजिएगा, राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म आपको पता चल जाएगा। और इनका जो मूल नाम है वह केदारनाथ पांडे है। तो राहुल सांकृत्यायन का नाम क्या है? केदारनाथ पांडे, और उन्हें महापंडित की उपाधि दी गई थी। और बात करें हम लोग इनके जन्म का, तो 1893 ईस्वी में इनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में होता है। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनके यात्रा वृत्तांत की, जैसे कि मेरे लद्दाख यात्रा 1926 में, मेरी तिब्बत यात्रा 1937 में, किन्नर देश में 1948, घुमक्कर शास्त्र 1948, यात्रा के पन्ने 1952। और उपन्यासों की हम लोग बात करें अगर राहुल सांकृत्यायन जी के, तो सिंह सेनापति 1944, जय योधेय 1944 में, फिर भागो नहीं दुनिया को बदलो 1945 ईस्वी में। और जीवनी की बात करें तो नए भारत के नए नेता 1942 में, घुमक्कड़ स्वामी 1956 में। फिर अगर हम लोग बात करें इनके कुछ शोध की, तो जैसे कि मध्य एशिया का इतिहास 1956 में, और मध्य एशिया का इतिहास 1956 के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दर्शन दिग्दर्शन 1942 में, वैज्ञानिक भक्तिवाद वैज्ञानिक मुक्तिवाद, ठीक है, वैज्ञानिक
भौतिकवाद है ना, वैज्ञानिक भौतिकवाद, जो कि 1942 यह विज्ञान और दर्शन पर आधारित क्या है, एक पुस्तक मानी जाती है और बोयगा सिंह 1940 ईस्वी में प्रकाशित होती है। 13 नंबर प्रश्न है कि पाठ्यक्रम में मीराबाई के नाम से प्रस्तुत कविता भोर और बरखा में गौवन के रखवाले का क्या अर्थ है। तो गौवन के रखवाले का अर्थ है मतलब कि रखवाला, जो कि क्या करता है, रखवाली करता है, जो कि पालन करने वाला है। सॉरी, रखवाले, यहाँ पे गौवन के रखवाले का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि पालन करने वाला। कि भोर और बरखा, जो कि मीराबाई द्वारा रचित इस कविता में एक कविता है इनकी, जो कि एनसीईआरटी किताब में आपको देखने को मिलेगी। तो इस कविता में जो गौवन के रखवाले का अर्थ क्या है कि गौओं का पालन करने वाला, जो गायों का पालन करने वाला। और प्रस्तुत कविता में श्री कृष्ण को गौवन के रखवारे कहा गया है। तो अगर हम लोग मीराबाई की बात करें तो मीराबाई जो कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा से संबंधित हैं और इनका जन्म 1498 ईस्वी में होता है और मृत्यु 1546 ईस्वी में हो जाती है। और यह मध्यकालीन भारत की एक महान कृष्ण भक्ति कवयित्री रही हैं और उनका जो जन्म है राजस्थान के मेड़ता में हुआ था। और इनका जो विवाह है वह चित्तौड़ के जो महाराणा सांगा है उनके जो बड़े पुत्र भोजराज से हुआ था, परंतु कुछ समय बाद उनके पति जो भोजराज है उनकी मृत्यु हो जाती है और तथा उसके बाद यह अपना पूरा जीवन श्री कृष्ण जो भक्ति हैं या श्री कृष्ण भगवान के लिए समर्पित कर देती हैं। और इनके प्रमुख रचनाओं की बात करें हम लोग तो मीराबाई की पदावली, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठ के पद, मीराबाई का मल्हार राग और मीराबाई का गरबा, ये सब इनके द्वारा रचित क्या है, कविताएं हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जाबिर हुसैन की लिखी हुई नहीं है। तो अगर हम लोग जाबिर हुसैन की बात करें तो बंद गली का आखिरी मकान, जो कि जाबिर हुसैन के द्वारा नहीं लिखी गई है, यह मोहन राकेश के द्वारा रचित है। बाकी डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, एक नदी रेत भरी, यह सब कविताएं जो हैं वह लिखी गई हैं जाबिर हुसैन के द्वारा। और जाबिर हुसैन की बात करें तो यह उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं, मतलब हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी, यह तीनों भाषाओं की रचना इन्होंने किया है और इनका जन्म 1945 बिहार राज्य में होता है। तो जाबिर हुसैन कहाँ के हैं, यह बिहार से संबंधित है। और इन रचनाओं की अगर हम लोग बात करें तो रेत से आगे चौक पर रेत, ये शहर लगे मोर मोहे बन, डोला बीबी का मजार, जो इनकी कविता एनसीईआरटी की किताब में है। फिर अतीत का चेहरा 1961 ईस्वी में प्रकाशित होता है। अलोम लाजावा और एक नदी रेत भरी कातर आंखों ने देखा और दो चेहरे वाली एक नदी इनके द्वारा प्रकाशित होती है। वहीं बंद गली के आखिरी मकान की बात करें तो मोहन राकेश के द्वारा रचित है। 15 नंबर प्रश्न है कि तोत्तो चान और वासुकी चान निम्नलिखित में से किस रचना से संबंधित है। तो यह अपूर्व अनुभव से संबंधित है। और तोत्तो चैन और वासुकी चैन या शुकी चैन, जो कि अपूर्व अनुभव नामक रचना के पात्र हैं। और मूल रूप से इस रचनाकार के लेखक कौन है, तेत्सुको कुरियानुगी। और यह इसमें क्या है, जो हिंदी अनुवादक पूर्वा यागी कुशवाहा ने किया है इसका। तो यह क्या है, एक कविता है, एक रचना है जो कि लिखा गया है मूल रूप से तेत्सुको कुरियानगी क्या द्वारा, बट इसका हिंदी अनुवाद किसने किया, यागी कुशवाहा के द्वारा। तो ये जो तोत्तो चैन है और यासुकी चैन है, यह अपूर्व अनुभव के क्या है, दो पात्र हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि सुनत जोग लागत है ऐसे ऐसो ज्यों करोई ककरी, पंक्ति के आधार पर योग को किसके समान बताया गया है। तो योग को कड़वी ककड़ी के समान बताया गया है। कि सुनत जोग लागत है जे ऐसो ज्यों करोई ककड़ी, की पंक्तियों के आधार पर योग को कड़वी ककड़ी के समान बताया गया है। और प्रस्तुत पंक्तियां भक्तिकालीन कवि सूरदास के पद जो हमारे हरि हारिल की लकड़ी की है। और यह पद आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित पुस्तक भ्रमर गीत सार में भी मिलता है। अगर हम लोग यहीं पर आगे चर्चा करेंगे सूरदास जी की। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर की, निम्नलिखित में से असंगत हमको देखना है। तो असंगत की बात करें हम लोग तो सुजान चरित है वह शूदन के द्वारा लिखा गया है, जो घनानंद है उनके द्वारा नहीं लिखा गया है। और अगर हम लोग प्रेम वाटिका देखें तो रसखान के द्वारा, रस विलास चिंतामणि जो कि रीतिकाल से संबंधित है और प्रेम वाटिका जो कि रसखान से संबंधित है, और ललित ललाम जो कि मतीराम से संबंधित है और यह भी रीतिकाल से संबंधित
रचनाकार रहे हैं। और सुजान चरित्र या फिर सुजान चरित्र की बात करें तो यह रीतिकालीन कवि शूदन है, उनकी यह रचना है। और बाकी सब क्या है, संगत सही है। और सुजान चरित्र का जो मिलान है वह गलत है। और घनानंद, अगर यहाँ पे जो घनानंद है उनकी अगर हम लोग चर्चा करें तो घनानंद जो कि रीति मुक्त काव्य धारा से संबंधित है। देखिए रीतिकाल जो कि 1700 से 1900 तक मानी जाती है, और यह 3 भागों में, रीतिकाल 3 भागों में डिवाइडेड है, मतलब लेखन शैली के आधार पे। एक तो रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और फिर रीति मुक्त कवि आते हैं ना। रीति मतलब आप कह सकते हैं कि एक परंपरा में बंधा हुआ जो रीतियों से चली आ रही है, तो उसमें यह कवि थे। तो इसी में क्या है कि रीति मुक्त है, मतलब यह रीतियों में नहीं बंधे थे, जिसमें जैसे कि मान लीजिए जो छंद है, दोहा, जो छंद हो गया, अलंकार हो गया, तो इन सब का जो यह प्रयोग है ये अपने अनुसार करते हैं या उनका नहीं करते हैं। ठीक, तो यह मुक्त, जो रीति मुक्त है वह कवि कहलाई। इसमें जैसे घनानंद हो गए, बोधा हो गए, आलम हो गए, ये सब कवि इससे संबंधित है। तो वहीं पे अगर घनानंद जी की हम लोग बात करें तो घनानंद जो कि रीति मुक्त काव्य धारा से संबंधित है, इनका जन्म 1673 ईस्वी में होता है और 1760 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो इनका जन्म बुलंदशहर में हुआ था। और यह जो दिल्ली के उस समय के मुगल बादशाह रहे थे मोहम्मद शाह रंगीले, उनके यह दरबारी मीर मुंशी मतलब मुख्य लेखक थे। और घनानंद का जीवन क्या है, एक प्रेम कथा से जुड़ा हुआ है। वे जो इनके दरबार में ही जो रंगीले हैं, मोहम्मद शाह रंगीले जो मुगल बादशाह हैं, इनके दरबार में एक नर्तकी रहती थी जिनका नाम क्या था, सुजान था। तो सुजान से यह प्रेम करते थे कौन, घनानंद जो लेखक हैं। तो सुजान, लेकिन जब सुजान ने उनके साथ, एक बार क्या होता है कि यह नर्तकी है या डांस करती रहती हैं, और उसके बाद क्या होता है कि कुछ घटना हो जाती है कि जो घनानंद जी हैं तो वह जो राजा रहे हैं रंगीला साहब, तो उनके जो पीछे हैं वह पीट करके उस नर्तकी का डांस देखते हैं। और जिसके ऊपर क्या हो जाता है, जो बादशाह हैं वह थोड़ा सा उन पे क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर के उनको देश निकाला या राज्य से बाहर जाने को कहते हैं। तो जब वह बाहर जाते हैं तो जिसे प्रेम करते हैं सुजान से, उसको भी कहते हैं साथ में चलने के लिए, परंतु जो सुजान है वह जाने से इनकार कर देती है। तो वह क्या करते हैं, दरबार को छोड़ करके अकेले ही वृंदावन चले जाते हैं और निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो जाते हैं। याद रखें कौन से संप्रदाय में, निम्बार्क संप्रदाय में। और उनकी कविताएं उनके प्रेम, विरह और समर्पण को दर्शाने का कार्य करती हैं। और इनकी मुख्य रचनाओं की बात अगर हम लोग करें घनानंद जी की, तो यहाँ पे कुछ लिखे हैं, देखिए यहाँ पे सुजान हित, सुजान सागर, विरह, लीला, इश्क लता इनके द्वारा लिखा हुआ है। और रसकेली बल्ली इनके द्वारा भी लिखा हुआ है, एक कविता है। तो हम लोगों ने घनानंद के विषय में थोड़ा चर्चा कर लिया। अगला प्रश्न है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता के रचयिता कौन है, तो इस कविता के रचयिता शिव मंगल सिंह सुमन है। कि हम पक्षी उन्मुक्त गगन के जो कविता है या इसके रचयिता शिव मंगल सिंह सुमन है। और हिलोल जीवन के गान, प्रलय जीवन, विश्वास बढ़ता ही गया, पर आंखें नहीं भरी, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात इत्यादि यह रचनाएं शिव मंगल सिंह के द्वारा रचित है। और शिव मंगल सिंह की अगर हम लोग बात करें तो शिव मंगल सिंह सुमन जो कि 1915 ईस्वी में इनका जन्म होता है। और यह भी प्रगतिशील कवि काव्य धारा से संबंधित है। प्रगतिशील जो कि 1936 से लेकर के 1943 के आसपास तक रहती है ना, जब छायावाद खत्म होता है तो प्रगतिशील आती है, जो जिसे हम लोग मार्क्सवाद भी कहते हैं। तो इससे यह संबंधित एक मुख्य कवि रहे हैं शिव मंगल सिंह सुमन। इनका जन्म 1915 में और मृत्यु 2002 ईस्वी में होती है। अगर इनकी रचनाओं की हम लोग बात करें तो इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी जिनके विषय में हम लोगों ने अभी देखा। कुछ और रचनाएं देख लेते हैं, जैसे हिल्लोल 1939 में, जीवन के गान 1942 में, प्रलय सृजन 1950, उसके बाद विश्वास बढ़ता ही गया 1948 ईस्वी में, विंध्य हिमालय 1955 में, मिट्टी की बारात जो कि 1972 में, और जो मिट्टी की बारात 1972 में प्रकाशित होता है, इसी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। फिर वाणी की व्यथा 1983 में, कटिबद्ध 1978 में। और इनका एक नाटक भी है जिसका नाम है झलकिया, जिसका प्रकाशन 1960 ईस्वी में होता है। और शिव मंगल सिंह सुमन की जो भाषा है बहुत ही सरल और सहज रही है, और आम लोगों ने उनकी जो आम लोगों तक क्या है, उनकी बात बहुत ही आसानी से पहुंच जाती है। और उनकी अगर और बात करें तो साहित्य के क्षेत्र में उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। 1974 में इनको पद्मश्री मिलता है, चौथा भारत का उच्च सम्मान। और उसके बाद पद्म भूषण जो कि तीसरा सम्मान है भारत का सर्वश्रेष्ठ, वह 1999 ईस्वी में मिलता है शिव मंगल सिंह सुमन जी को।
19वां प्रश्न है कि भगवान के डाकिए नामक रचना है, तो यह एक भगवान के डाकिए क्या है, एक कविता है। भगवान के डाकिए यह लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा, और इस कविता में पक्षी और बादल के भगवान के डाकिया कहा गया है, जो एक देश महादेव और दूसरे देश महादेश तक जाने का कार्य करते हैं। वहीं पर अगर हम लोग रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो 1908 में जन्म होता है और मृत्यु 1974 में। और रामधारी सिंह दिनकर जिनका जन्म बेगूसराय जिले जो कि बिहार में ही यहाँ पे हुआ था। और यहाँ जो सांस्कृतिक काव्यधारा है, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक काव्यधारा है, उससे संबंधित है। इनके अगर हम लोग रचनाओं की बात करें रामधारी सिंह दिनकर के, तो इन्होंने महाकाव्य लिखे, जिसमें कुरुक्षेत्र आता है महाकाव्य में 1946 में प्रकाशित होता है। रश्मि रथी जो कि बहुत ही फेमस महाकाव्य है 1952 ईस्वी में प्रकाशित होता है। उर्वशी ये भी बहुत ही फेमस महाकाव्य है जो 1961 में प्रकाशित होता है। और उर्वशी के लिए ही रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और काव्य संग्रहों की बात करें तो हुंकार 1938 में, रेणुका 1935 में, द्वंद्व गीत 1940 में, सामधेनु 1947 में, और परशुराम की प्रतिज्ञा 1963 में, नील कुसुम 1955 में। गद्य रचनाओं की अगर हम लोग बात करें इनकी, तो जो बहुत ही फेमस इनकी गद्य रचना रही है संस्कृति के 4 अध्याय, जो 1956 में प्रकाशित होता है। इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। फिर 1952 में अर्धनारीश्वर इनके द्वारा लिखित एक निबंधों का संग्रह है। फिर मिट्टी की ओर 1946 में इनके द्वारा प्रकाशित हुआ। और इनको पद्म भूषण से, जो पद्म भूषण है जो कि भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ सम्मान है, इनको इससे पुरस्कृत किया गया है। 20 नंबर प्रश्न है कि अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। यह जो पंक्तियां है किस कविता की हैं, तो यह दीवानी की हस्ती से ली गई है। अगर हम लोग भगवती चरण वर्मा के द्वारा यह रचित कविता है दीवानों की हस्ती। और मधुकरण, प्रेम संगीत, मानव, रंगों से मोह, एक दिन, सविनय इत्यादि इनकी काव्य रचनाएं हैं। किसकी, तो यह है भगवती चरण वर्मा जी की। बस की यात्रा नामक जो व्यंग्य किस शहर में का उल्लेख नहीं है, और यह बस की यात्रा क्या है, यह एक व्यंग्य रचना है जो कि हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया है। और इस रचना में पन्ना हो गया, सतना हो गया, पन्ना, सतना और जबलपुर का इसमें उल्लेख है, बल्कि इसमें रीवापुर जो रीवा है उसका उल्लेख इसमें हमको देखने को नहीं मिलता है। और हरिशंकर परसाई जी की हम लोग बात करें तो ये बहुत ही अच्छे साहित्यकार रहे हैं, और मुख्य रूप से यह व्यंग्य जो काव्य हैं उसकी रचनाएं करते हैं। और 1924 ईस्वी में हरिशंकर परसाई का जन्म होता है और 1995 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और हरिशंकर परसाई जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से संबंधित रहे हैं। और इनके प्रमुख रचनाओं की बात करें तो जो इनके व्यंग्य संग्रह है उनमें हंसते हैं रोते हैं 1961 में प्रकाशित होता है। जैसे उनके दिन फिरे 1963 में, फिर उसके बाद सादाचार का तावीज 1967 में, विकलांग श्रद्धा का दौर 1980 ईस्वी में, और शिकायत मुझे भी है 1969 में, ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1969 में, और ठिठुरता हुआ जो स्वतंत्र है गणतंत्र है वो 1970 में। फिर पंगडंडियों का जमाना 1966 ईस्वी में प्रकाशित होता है। इनके उपन्यासों की अगर हम लोग बात करें हरिशंकर परसाई जी का, तो रानी नागफनी की कहानी जो कि 1961 में प्रकाशित होता है, यह एक व्यंग्यात्मक उपन्यास है जिसमें सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों पर क्या है व्यंग्य करने का कार्य किया है। फिर उसके बाद तट की खोज 1966 में प्रकाशित होती है 1966 में हरिशंकर परसाई के द्वारा। अगला प्रश्न है 22 नंबर की, पुष्प पुष्प से लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। यह पंक्तियां के रचयिता कौन है, तो यह पंक्तियों के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं जो कि छायावाद से संबंधित हैं। और यह कविता जो पंक्तियां हैं वह इन्हीं के द्वारा रचित है। और यह पंक्तियां उनके द्वारा रचित जो इनका एक ध्वनि कविता है उससे ली गई है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की अगर हम लोग चर्चा करें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिनका जन्म 1899 ईस्वी में कहाँ पर होता है, तो इनका जन्म महिषादल जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है यहाँ पर 1899 ईस्वी में होता है। और इनकी मृत्यु की बात करें तो 1961 में। और यह छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे। और 4 प्रमुख स्तंभों की हम लोग बात करें तो जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत। तो यह 4 जो प्रमुख स्तंभ है छायावाद जो काल रहा है या 1918 से लेकर के 1936 तक माना गया है, तो इसी से यहाँ संबंधित है। और इनके रचनाओं की हम लोग बात करें तो काव्य संग्रहों को अगर पहले देखें तो अनामिका
1923 में प्रकाशित होता है। फिर परिमल 1930 में, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अणिमा 1943 और बेला 1946, नए पत्ते 1946 में, आराधना 1953, अर्चना 1950 में। और इनके उपन्यासों की बात करें हम लोग तो अप्सरा 1931, अलका 1933, निरुपमा 1936 और प्रभावती 1936 में प्रकाशित होती है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा। 23 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कविता और मूल वस्तु की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? तो कबीर की साखियां, जो कि खड़ी बोली का यह माधुर्य नहीं है। अगर सूर्य के पद देखें तो यह वात्सल से संबंधित है, वात्सल्य रस इसमें देखने को मिलता है, सुदामा चरित्र इसमें मित्रता देखने को मिलता है, और ध्वनि जो कि अभी हमने देखा, ध्वनि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया है, इसमें जो प्रकृति है उसके प्रति मानवीय संवेदना देखने को मिलती है। लेकिन कबीर की जो साखियां हैं, अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमको कबीर की जो साखियां है उसकी जो भाषा है वह पंचमेल खिचड़ी है, जिसमें खड़ी बोली, राजस्थानी, भोजपुरी इत्यादि का हमको समन्वय देखने को मिलता है। और जैसे वाणी बोली, आपा अहंकार, बौरा पागल, पीव प्रिय इत्यादि शब्द विभिन्न बोलियों के हैं और जिनके अर्थ खड़ी बोली में दिए गए हैं, शेष युग में क्या है? सही है। और कबीर जी की हम थोड़ा बात कर लेते हैं। तो जो कबीरदास जी हैं, इनका जन्म 1398 ईस्वी में होता है और यह 1398 में कबीर जी का जन्म बनारस में हुआ था और यह निर्गुण काव्य धारा से संबंधित रहे हैं। अगर हम लोग, सबसे पहले आता है आदिकाल, आदिकाल के बाद आता है भक्ति काल। तो भक्ति काल को दो भागों में डिवाइड किया है, एक तो सगुण काव्य धारा और एक निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा को हम लोग ज्ञान आश्रय शाखा भी कहते हैं, जो कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा नाम दिया गया था। तो इन्हीं निर्गुण काव्य धारा से संबंधित कौन है? तो इसी से संबंधित देखिए, जो निर्गुण काव्य धारा है ये भी दो भागों में डिवाइड होता है ना, ज्ञान आश्रय शाखा और प्रेम आश्रय शाखा। तो ज्ञान आश्रय जो शाखा है उससे कबीर जी संबंधित रहे हैं। तो इनका जन्म 1398 ईस्वी में होता है और मृत्यु 1518 ईस्वी में होता है। अगर इनके प्रमुख रचना की बात करें तो इनका एक बीजक है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध इनका एक काव्य संग्रह है, जो कि लिखा गया है इनके जो शिष्य है धर्मदास ने 1464 में, याद रखेंगे 1464 में इसका संपादन किया था। और बीजक में 3 मुख्य भाग है, जिसमें सबद है, साखी है और रमैनी है। ध्वनि कविता के रचनाकार कौन है? तो अभी हम लोगों ने देखा ध्वनि कविता के रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि छायावाद से संबंधित है। और भर देते हो यादें जिंदगी जिंदा रहेंगी, वह तोड़ती पत्थर, जो है कि कली इत्यादि इनके प्रमुख कविताएं हैं। 25 नंबर प्रश्न है, देश की पहली सवाक या फिर बोलती फिल्म कौन सी है? तो देश की पहली या फिर सवाक जो कि बोलती हुई फिल्म है वह है आलम आरा। और देश भारत मतलब कि भारत की जो पहली सवाक मतलब जिसमें बोलती हुई फिल्म सबसे पहले दिखाया गया था वह आलम आरा है। और इस फिल्म के निर्देशक कौन है? अर्देशीर ईरानी। अर्देशी ईरानी थे। और इस फिल्म का जो प्रथम प्रदर्शन है वह हमको कहाँ देखने को मिलता है? मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में 1931 में हुआ था। 26 नंबर प्रश्न है कि यमराज की दिशा जो कि कविता है यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह राजेश जोशी के द्वारा लिखित कविता है। यमराज की दिशा यहाँ पे लिखा है कि यमराज की दिशा कविता के रचयिता हैं। तो यमराज की दिशा कविता के रचयिता कौन है? चंद्रकांत देवताले। और यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा गलत दे दिया है, बी हो गया, यहाँ पे ए होगा। और यमराज की दिशा जो कि लिखा गया है चंद्रकांत देवताले के द्वारा। और ये 60 मतलब 1960 के दशक के प्रमुख कवियों में से एक थे। और हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से लकड़बग घास रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच और इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय इत्यादि इनकी प्रमुख कृतियां किनके? चंद्रकांत देवताले जी की। 27 नंबर प्रश्न है कि पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह राजेश जोशी के द्वारा लिखा गया है। और बात करें तो हम लोग, यह काव्य पंक्तियाँ राजेश जोशी के द्वारा रचित है और यह कविता का नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं, इससे लिया गया है। और इस कविता में जो बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की जो पीड़ा है उसको व्यक्त करने का कार्य किया है राजेश जोशी जी ने। और राजेश जोशी जी की हम लोग अगर बात करें
तो राजेश जोशी जिनका जन्म 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में होता है और यह बहुत ही संवेदनशील के साथ इसको चित्रित करने का कार्य करते हैं। प्रमुख अगर इनकी रचनाओं देखें तो हम लोग एक दिन बोलेंगे पेड़ 1980 में, मिट्टी का चेहरा 1990 में, नेपथ्य में हंसी 1995 और दो पंक्तियों के बीच 2000 ईस्वी में, चांद का कुर्ता 2002 में और अन्य रचनाएं जैसे कि नाटक इनका है जादुई जूते और टंकारा का गाना और कथा संग्रह की बात करते हैं सोमवार और अन्य कहानियां जो कि राजेश जोशी के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न नंबर 28 है कि अभी भी दवा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। प्रस्तुत जो काव्य पंक्तियां हैं वह किस कविता की हैं? तो यह सबसे कठिन समय नहीं, यह इससे ली गई हैं। और अभी भी दवा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। यह पंक्तियां जया जादवानी द्वारा रचित कविता इनकी यह सबसे कठिन समय से ली गई है। और जया जादवानी की बात करें तो 1959 में जन्म यह कहाँ पर है कहाँ पर होता है 1959 में शहडोल मध्य प्रदेश में। और कविता संग्रह इनकी है मैं शब्द हूँ, अनंत संभावनाओं के बाद भी उठता है कोई, एक मुट्ठी ऐश्वर्य। कहानी संग्रह इनकी देखें तो मुझे ही होना है बार बार, अंदर के पानियों में कोई अपना कांपता है, उससे पूछो मैं अपनी मिट्टी में खड़ी हूँ कांधे पे सपना हल लिए। उपन्यास इनकी है तत्वमसी, कुछ न कुछ छूट जाता है। अगला प्रश्न है 29 नंबर कि सुदामा चरित्र कविता के आधार पर बताइए कि सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण जो जो श्री कृष्ण है उनकी क्या मनोदशा हुई, तो वह करुणा से भरकर रोने लगे। सुदामा चरित्र कविता के रचनाकार जो है वह नरोत्तम दास हैं और इस कविता के आधार पर सुदामा दास की जो दीन दशा है देखकर श्री कृष्ण करुणा करुणा से भरकर रोने लगे। प्रस्तुत कविता का अंश है हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतै कितै दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोय। तो यह जो एक कविता है इसका नाम है सुदामा चरित्र, ये आपको एनसीईआरटी की 9th क्लास में दिख जाएगा और जो कि नरोत्तम दास के द्वारा लिखित है। और इनके जो प्रिय मित्र सुदामा रहे थे बहुत ही दिनों बाद इनके पास आते हैं श्री कृष्ण भगवान के पास, तो यह उन्हीं जब वो इनसे मिलते हैं तो उनकी जो दीन दशा देख करके या जो भगवान कृष्ण है यह बात बताते हैं। तो अगर नरोत्तम दास की हम लोग बात करें तो नरोत्तम दास जो कि सुदामा चरित्र के रचयिता माने जाते हैं और इनका जन्म सीतापुर जो कि उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश वहाँ पे हुआ था और 1545 के आसपास के समय में वह रहे होंगे, अंदाजा अनुमानता है 1545 के आसपास में। और जिनकी रचनाओं में हमको भक्ति मित्रता और करुणा का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। और इनकी रचना की बात करें सुदामा चरित्र जो कि 1582 ईस्वी में माना जाता है इसी के आसपास। उसके बाद जो एक और रचना है इनकी ध्रुव चरित्र जो कि इसका समय हमको नहीं पता, फिर विचार माला यह भी इनके द्वारा लिखा हुआ है। तो नरोत्तम दास के द्वारा एक तो सुदामा चरित्र, ध्रुव चरित्र और विचार माला रचित है। 30 नंबर प्रश्न है कि क्षितिज भाग 2 में सूरदास के कितने पद दिए गए हैं। अगर क्षितिज जो कि क्लास 9 की किताब है, अगर इसको आप लोग देखिएगा एनसीईआरटी की किताब है तो इसमें क्षितिज जो भाग 2 है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान मतलब एनसीईआरटी कक्षा सॉरी मैंने 9 बोल दिया था 10 में है। यह एक पुस्तक है क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी के द्वारा। तो इसमें जो सूरदास के कुल कितने 4 पद हमको देखने को मिलते हैं और इन पदों की जो प्रथम पंक्तियां देखिए कौन कौन से, उधर तुम हो अति बड़भागी, फिर उसके बाद दूसरा जो पद है मन की मांझ रही, फिर हमारे हरिल हारिल की लकड़ी और हरी है राजनीति बढ़ियाएं। तो ये सब जो क्षितिज में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर की स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन यह किसके द्वारा किसने लिखा है, तो यह लिखा गया महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। और स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का जो खंडन है वह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचा हुआ है। और यह क्या है एक निबंध विधा की रचना है, यह क्या है एक निबंध विधा की रचना है। इस रचना का जो पहला प्रकाशन है 1914 में सरस्वती पत्रिका जिसके अगर बात करें संपादक तो वह रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो इन्हीं की जो पत्रिका में पढ़े लिखे का जो पांडित्य शीर्षक से हुआ है और रसक रंजन हो गया, साहित्य शिखर, साहित्य संदर्भ सॉरी महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ही रचा हुआ है ये, है ना। और अद्भुत आलाप इत्यादि क्या है द्विवेदी जी के निबंध संग्रह है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की हम लोग बात करें जो कि द्विवेदी काल के प्रणेता माने जाते हैं। इनका जन्म 1864 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिला
जो कि दौलतपुर गाँव में होता है 1864 ईस्वी में, और यहाँ हिंदी साहित्य के जो द्विवेदी युग है उसके प्रवर्तक रहे हैं। और खड़ी बोली जो हिंदी को इन्होंने क्या है साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित करने का कार्य किया है। तो खड़ी बोली को अगर साहित्यिक रूप की बात करें तो जो उसमें व्याकरण सम्मत की बात है, जो नियम की बात है कि एक साहित्यकार किस प्रकार से काव्यों की रचना करते हैं, तो जो भाषा की का जो व्याकरणिक एक तरीके से नियम या फिर कह सकते हैं कि शुद्ध लिखना या बोलना, तो इनके जो काल है उनसे संबंधित है कि इनके काल में जो खड़ी बोली उनको साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित किया गया। इनका मृत्यु महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का 1938 में होता है। और काव्य संग्रहों की अगर बात करें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के, तो 1892 में देवी स्तुति षटक, कान्य कुब्ज अबला विलाप 1888 में, फिर कविता कलाप 1909 में, और इन्होंने अनुवाद किया है एक तो विनय शतक 1888 में, जो कि भर्तृहरि के वैराग्य शतक का यह अनुवाद है। और उसके बाद गंगा लहरी, जो कि यह पंडित जगन्नाथ के द्वारा लिखा हुआ एक संस्कृत काव्य है, इसका भी अनुवाद किया इन्होंने 1891 में। फिर कुमार संभव, जो कि कालिदास के द्वारा लिखा हुआ एक महाकाव्य है, 1912 में इसका भी इन्होंने अनुवाद किया है। और इन्होंने बहुत सारे आलोचना भी लिखे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, जिसमें रसक रंजन 1920 में, साहित्य संदर्भ 1920, नाट्यशास्त्र 1911 में। और जीवनी की बात करें इनकी तो शुकवि संकीर्तन इनके द्वारा लिखा हुआ एक जीवनी है 1914 में, और इसमें विभिन्न प्रकार के जो कवि हैं उनकी जीवनी और कृति तत्व पर यह लेख है। फिर प्राचीन पंडित और कवि 1928 में लिखा गया जीवनी है। और अन्य रचनाओं की बात करें तो संपत्ति शास्त्र 1908 में, महिला मौत 1906 में प्रकाशित होता है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। 32 नंबर प्रश्न है कि यतीन्द्र मिश्र द्वारा रचित नौबत खाने में इबादत, जो कि यह क्या है, अगर इसकी बात करें तो यह व्यक्ति चित्र है कि यतीन्द्र मिश्र द्वारा रचित नौबत खाने में इबादत शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया एक व्यक्ति चित्र है, मतलब एक व्यक्ति के बारे में यहाँ पर उसका चरित्र का दर्शन लिखा गया है। और यतीन्द्र मिश्र की रचनाएं देखिए कौन कौन सी, यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप, यह क्या है, काव्य संग्रह है। किसके हैं, तो यह यतीन्द्र मिश्र के द्वारा है। और अगर बात करें हम लोग नौबत खाने में इबादत, तो यह बिस्मिल्लाह खान जो कि शहनाई वादक रहे हैं उनसे संबंधित है। देखिए यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं और उसको सही करना है। तो पहला इसमें क्या कथन दिया था, 19वीं शताब्दी का नव जागरण भक्तिकालीन लोक जागरण से भिन्न इस बात में है कि वह उपनिवेशवाद और की उपज रही है। और इसका तर्क दिया गया है कि उनकी ऐतिहासिक अंतर्वस्तु क्या है, एक समान रही है। तो अगर हम लोग बात करें तो पहला तो सही है, क्योंकि भक्तिकालीन लोक जागरण 19वीं शताब्दी के लोक जागरण से इसलिए भिन्न था कि वह क्या है, उपनिवेशवाद, मतलब कि 19वीं शताब्दी में क्या है कि जो उपनिवेशवाद है, मतलब ब्रिटिश शासन का यह दौर रहा था, और इसमें नवीन ज्ञान और ये सब खोज जो आगे इसको प्रभावित कर रही थी। बट जो तर्क दिया गया है कि क्योंकि भक्तिकालीन नवजागरण जहाँ मुस्लिम क्रांति के दौरान उत्पन्न हुआ था, वहीं 19वीं शताब्दी का जो नवजागरण ब्रिटिश शासन के दौरान उत्पन्न हुआ, इस प्रकार दोनों की ऐतिहासिक अंतर्वस्तु क्या है, जो ऐतिहासिक दृष्टि है वह दोनों अलग अलग हमको देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का जो सही क्रम है हमको लगाना है। तो यहाँ पे देखिए जन्म काल के अनुसार देखिए सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी, जो कि 1889 में इनका जन्म होता है। फिर सियाराम शरण गुप्त 1895 में, और बाल कृष्ण शर्मा नवीन 1997, और भगवती चरण वर्मा 1903 में। अगर इनकी एक एक की हम लोग बात करें तो सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी, जिनका जन्म 1889 में और मृत्यु 1968 ईस्वी में होता है। और इनको एक भारतीय आत्मा माना जाता है, इनको नाम से पुकारा जाना जाता है ना, एक भारतीय आत्मा। और यह हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार भी रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। और जो भारतीय आत्मा यह बाद में कहलाते हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने अपनी कविताओं में जो राष्ट्रीय भावना और बलिदान को जो होता है मुख्य एक रूप देने का, मुखरता देने का काम किया है। और इनकी जो कविता है माखनलाल चतुर्वेदी की बहुत ही फेमस है, जो पुष्प की अभिलाषा है। और प्रमुख रचनाओं की बात करें माखनलाल चतुर्वेदी जी का, तो हिम किरीटनी 1941 में, हिम तरंगड़ी 1949 में, और हिम तरंगड़ी के लिए जो 1949 में प्रकाशित होता है, इनके लिए इनको 1955 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर माता जो रचना है इनका 1951 में, फिर समर्पण 1956, योग चरण 1956 में। अन्य इनकी रचनाओं की बात करें तो नाटक जो है कृष्ण अर्जुन युद्ध 1918, फिर निबंध संग्रह साहित्य देवता 1943 में, संस्मरण इनका समय के पाँव 1962 में माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा। और यहीं पर अगर बात करें अगला हम लोग जो कवि हैं सियाराम शरण गुप्त जी का, तो 1895 में इनकी जो जन्म है वो है, और 1963 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। और बात करें तो यह हिंदी साहित्य के बहुत ही अच्छे कवि रहे हैं।
प्रमुख रचनाएं इनकी देखें तो मौरवी 1927 में, अनाथ 1917, दुर्वादल 1924 में, आत्मोत्सर्ग 1931, मेड़मयी 1936। अन्य रचनाओं की बात करें तो इसमें देखिए मानव इनका कविता संग्रह 1940 में प्रकाशित होता है। सिया राम शरण गुप्त जी का नाटक इनका है नकुल 1952 में, और निबंध जीवन दर्शन 1940 में। फिर अगर बाल कृष्ण शर्मा नवीन की बात करें हम लोग तो इनका जन्म 1897 में होता है, और मृत्यु की बात करें तो इनका 1960 ईस्वी में हो रहा है। और यह बहुत अच्छे कवि, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, और उन्होंने ओज जो वीर रस की कविताओं में युवाओं में जोश भरने का कार्य किया है बाल कृष्ण शर्मा नवीन ने। इनके प्रमुख अगर रचनाओं की हम लोग बात करें जैसे कुमकुम 1936 में, अपलक 1951, क्वासी 1952, उर्मिला 1957, हम विश्वाई जन्म के 1964 में, और रश्मि रेखा 1951 में प्रकाशित होता है। फिर उसके बाद चौथे अगर रचनाकार की बात करें भगवती चरण वर्मा जी का, तो इनका जन्म 1903 में और मृत्यु 1981 में होता है। और उनका जो उपन्यास रहा है चित्रलेखा के लिए इनको जाना जाता है, भगवती चरण वर्मा जी को। उपन्यास देखिए इनका जो सबसे पहला उपन्यास है भगवती चरण वर्मा जी का, तो वह है चित्रलेखा, जो कि इनके लिए फेमस है। इनका जो प्रकाशन है चित्रलेखा का 1934 में होता है, और यह इनका बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है जिसमें पाप और पुण्य की समस्या पर विचार किया गया है चित्रलेखा में। फिर भूले बिसरे चित्र 1959 में प्रकाशित होता है, और उसके बाद भूले बिसरे चित्र के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1961 में। तो भगवती चरण वर्मा जी को 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है, भूले बिसरे चित्र के लिए 1959 में प्रकाशित होता है। फिर सबही नचावत राम गोसाई 1970 में, जो कि भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा प्रकाशित है। कविता संग्रह मधुकरण 1932, और इनका कहानी संग्रह दो बांके 1948, नाटक है इनका वसीयत 1950 में प्रकाशित होता है। 45वां प्रश्न है कि जीवन मोह चाही को नी को पंक्ति में क्या भाव है? तो अगर जीवन मोह चाही को नी को पंक्ति सूरदास के भ्रमर गीत से लिया गया है, जिसका भाव है असूया। वस्तुतः गोपियों उद्धव से कहती है प्रियतम को अच्छी लगने वाली प्रेमिका का जीवन अच्छा है, सफल है। असूया भाव उस भाव को कहते हैं जिसमें किसी के सुख को ना सहकर उसे हानि पहुंचाने का विचार है, उसे हम लोग क्या कहते हैं असूया भाव, असूया भाव कहते हैं, जिसमें क्या है कि किसी के सुख को ना सह करके, मान लीजिए कोई बहुत ही सुखी है तो उसके सुख को हम लोग ना सहें बल्कि उसे हानि पहुंचाने का क्या है हमारे मन में विचार आते हैं। एक तरीके से हम लोग ईर्ष्या कह सकते हैं। और सूरदास की थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सूरदास जी का अगर हम लोग बात करें तो सूरदास जी का जन्म 1478 में, और इनकी मृत्यु 1583 के आसपास होता है। और जो सूरदास है यह कृष्ण भक्ति काव्य धारा से संबंधित है, जो कि भक्ति काल के अंतर्गत ही आते हैं, और कृष्ण भक्ति काव्य धारा से संबंधित है। भक्ति काल की बात करें तो भक्ति काल जो कि दो भागों में डिवाइड हो जाता है, एक तो निर्गुण काव्य धारा और एक सगुण काव्य धारा। और सगुण काव्य धारा भी दो भागों में डिवाइड होता है, वह पहला है कृष्ण और दूसरा है राम काव्य। और कृष्ण काव्य धारा से संबंधित कौन है? सूरदास जी, जिनका जन्म 1478 में होता है और मृत्यु 1583 ईस्वी में होता है, और भक्ति काल की सगुण धारा से संबंधित रहे हैं। और वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। वात्सल्य रस जहाँ पे बच्चे का जो प्रेम है वह ममता के प्रति दिखाया जाता है। और पुष्टि मार्ग के संपादक जो पुष्टि मार्ग जो कि इसके संस्थापक रहे हैं वल्लभाचार्य, इनके यह शिष्य रहे हैं, जो कि अष्टछाप कवियों में आते हैं। अगर अष्टछाप कवियों की बात करें तो जिसमें 8 कवि हैं जो भक्ति काल से संबंधित रहे हैं, इसी में क्या है सूरदास जी भी आते हैं। जिसमें 8 कवियों में 4 जो है वह वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, और 4 जो विठलनाथ के शिष्य हैं, और 4 जो वल्लभाचार्य के शिष्य उसी में सूरदास जी आते हैं। और अगर हम लोग बात करें अष्टछाप की तो यह 1565 ईस्वी में प्रकाशित होता है। मतलब यह यह कब आता है? मतलब 1565 में विठलनाथ के द्वारा इसको स्थापित किया जाता है। फिर सुरसागर जो कि इनकी रचनाओं की बात करें सूरदास की, तो सुरसागर, सुर सरावली और साहित्य लहरी इनके द्वारा लिखा हुआ है। 36वां प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाकारों का जन्म अनुसार उनको सही अनुक्रम में लगाना है। तो देखिए यहाँ पे साहित्यकारों को जन्म के अनुसार लगाया जाए तो यह क्रम होगा इनका। सबसे पहले लाला श्रीनिवास दत्त, जो कि 1851 में, 1861 में देवकीनंदन खत्री, 1866 ईस्वी में भगवान दीन, लाला भगवान दीन, और 1875 ईस्वी में श्याम सुंदर दास, फिर 1881 में सरदार पूर्ण सिंह। अगला प्रश्न है कि पारिभाषिक शब्द निर्माण में कौन सा सिद्धांत नाम सामने नहीं आया है? तो इसके अगर पारिभाषिक शब्द निर्माण में अगर देखा जाए तो कौन सा सिद्धांत नाम सामने नहीं आया है, वह है परिभा
परिभाषावादी की परिभाषिक के शब्द निर्माण में शब्द की जो परिभाषावादी धारणा है या सिद्धांत है वह नहीं होती, बल्कि दूसरे भाषाओं के शब्दों से शब्द का संबंध लिया जाता है परिभाषावादी शब्द निर्माण में। 38 नंबर प्रश्न है कि कंप्यूटर के लिए शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है? तो कंप्यूटर के लिए ये जो लिखा गया है वर्तनी जो कि शुद्ध, मतलब कौन सा वर्ड इसमें सही लिखा गया है, तो कंप्यूटर इस तरह से लिखा जाएगा, कोई शब्द है। और यहाँ इसकी बात करें तो कंप्यूटर, यहाँ पे जो छोटी यू की मात्रा है जो गलत है, कंप्यूटर में बड़ी यू की मात्रा लगता है। और ये यहाँ पे जो कंप्यूटर लिखा है इसमें पूरा म है, इसलिए गलत है क्योंकि आधा म हुआ कंप्यूटर। उच्चारण के अनुसार अगर इसको देखा जाए तो किस तरह से लिखा जाएगा? कंप्यूटर इस तरह से लिखा जाएगा। कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? संगणक कहते हैं, संगणक। 39 नंबर प्रश्न है कि भारतीय पत्रकारिता का पितामह किसे माना जाता है? तो वह जेम्स हिकी को माना जाता है। कि अगस्तक जो जेम्स हिकी है इनको स्वीकार किया गया है। इन्होंने भारत में जो सर्वप्रथम पत्रिका है उसका नींव रखा और इन्होंने 1780 में बंगाल गजट जो कि कोलकाता जनरल या एडवाइजर नामक पत्र द्वारा भारत में पत्रकारिता की नींव रखी। तो बंगाल गजट जो 1780 में आता है और यह पत्र जो कि अगस्त हिकी के द्वारा, जेम्स अगस्त हिकी के द्वारा माना जाता है, यही इनके जो पितामह माने जाते हैं। देखिए यहाँ पे नोट में लिखा है भारतीय संबंध में देखें जो तो भारत में पत्रकारिता के अग्रदूत हैं। अग्रदूत कौन है? राजा राम मोहन राय। और हिंदी के संदर्भ में देखें तो भारतीय पत्रिका के जनक जो जुगल किशोर शुक्ल को माना जाता है। हिंदी पत्रकारिता है ना, क्योंकि इसका जो शुरुआत है वह जुगल किशोर करते हैं। कौन सा इनका पत्रिका है? उदंत मार्तंड है ना, मतलब उगता हुआ सूरज, जो कि 1826 में आता है, 1826 में। देखिए यहाँ पे कुछ तर्क दिया गया है और स्थापना है, और कुछ इसका तर्क दिया गया है। क्या है? देखिए स्थापना, पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र से परिचय होने के बाद हिंदी आलोचना का स्वरूप बदला। ठीक है, अब कृति की जो मूल प्रवृत्तियां एवं शाश्वत तत्वों का विवेचन होने लगा। फिर दूसरा तर्क क्या दिया जाता है कि संस्कृत पद्धति पर आधारित आलोचना में केवल शास्त्रीय पक्ष को महत्व मिलता है, अतः कृति के समस्त गुण दोषों का उद्घाटन नहीं हो सकता है। तो दूसरा क्या है? यहाँ पे गलत है ना, सॉरी, दूसरा के दोनों सही है, माफ कीजिएगा। देखिए आप लिखा है क्या? प्रस्तुत स्थापना तर्क दोनों सही है, क्योंकि पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र से परिचित होने के पश्चात जो हिंदी आलोचना जो रचना है उसकी मूल प्रवृत्तियों एवं उसके जो शाश्वत तत्वों से जांची परखी जाने लगी, और वस्तुतः इसके पूर्व संस्कृत पद्धति पर आधारित आलोचना प्रचलित थी, और जिसमें रचना के केवल शास्त्रीय पक्ष को ही महत्व दिया जाता रहा है। इस रचना के समस्त गुण जो दोष है, जो सम्यक इनका मूल्यांकन है, उसको उद्घाटित नहीं किया जा सकता है। 41 नंबर प्रश्न है कि स्त्री विमर्श पर आधारित तब्दील निगाहें किस लेखिका की कृति है? तो तब्दील निगाहें यह लिखा गया मैत्रेयी पुष्पा के द्वारा। स्त्री विमर्श पर आधारित पुस्तक तब्दील निगाहें मैत्रेयी पुष्पा के द्वारा लिखा हुआ है। और मैत्रेयी पुष्पा की अगर बात करें इनकी, तो खुली खिड़कियां इनके द्वारा लिखा गया है। सुनो मालिक, उसके बाद चर्चा हमारा और आवाज इनके द्वारा ही लिखा गया है। मैत्रेयी पुष्पा जी की अगर हम थोड़ी चर्चा कर ले, मैत्रेयी पुष्पा जिनका जन्म 1944 ईस्वी में होता है, और यह मैत्रेयी पुष्पा कहाँ की मैत्रेयी है? तो यह अलीगढ़ यूपी में इनका जन्म होता है 1944 में। और इनके प्रमुख रचनाओं की बात करें हम लोग तो इनके उपन्यासों को देखें सबसे पहले, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं। वह है स्मृति दंश 1995 में, इदनम्मम 1994, झूला नट 1999 में, अलमा कबूतरी 2000 में मैत्रेयी पुष्पा के द्वारा, कस्तूरी कुंदन बसे, इसमें याद रखिएगा 2002 में कस्तूरी कुंदन बसे मैत्रेयी पुष्पा के द्वारा। फिर गुड़िया भीतर गुड़िया 2005, चौक 1997 में। कहानी संग्रह की बात करें इनके तो चिन्हार 1999 में, फैसला 2001 में कहानी संग्रह। आत्मकथा इनका है कस्तूरी कुंदन बसे, और गुड़िया भीतर गुड़िया। निबंध संग्रह इनका है अक्षय कथा 1999 में प्रकाशित होता है निबंध संग्रह मैत्रेयी पुष्पा के द्वारा। 42 नंबर प्रश्न है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र इसका लेखक कौन है? इसके लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि। जो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ओम प्रकाश वाल्मीकि की कृति है, और दलित साहित्य अनुभव संघर्ष एवं यथार्थ और अब नहीं सफाई देवता इत्यादि भी इनके द्वारा चर्चित कविताएं हैं। और हम लोग बात करें ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का, तो इनका जन्म 1950 ईस्वी में होता है और मृत्यु 2013 ईस्वी में, लगभग 63 साल यह जीवित रहे। और इनका जन्म कहाँ होता है? मुजफ्फरनगर में, पूर्ण नहीं, मुजफ्फरनगर जो कि उत्तर प्रदेश में है, और मुजफ्फरपुर कहाँ है? बिहार में। और उनका जन्म जो है मुजफ्फरनगर के ज़िले बड़ला गांव में हुआ था। और
उनकी रचनाओं में जो है दलित जीवन की पीड़ा, संघर्ष और समाज में व्याप्त जातिवाद का यथार्थवाद चित्रण करने का कार्य किया है, क्योंकि यह क्या है, आदिवासी जो दलित साहित्य रहे, जो दलित साहित्य है उससे संबंधित कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। और इनकी एक आत्मकथा है जो बहुत ही फेमस है, जूठन, जो दलित साहित्य में एक मील का पत्थर माना जाता है। आत्मकथा जूठन 1997 में प्रकाशित होता है और इसमें जातिगत भेदभाव, अपमान और संघर्ष को दिखाने का कार्य किया गया है। फिर कविता की बात करें तो सदियों का संताप 1989 ईस्वी में, बस बहुत हो चुका 1998 में, अब और नहीं 2009 ईस्वी में, कहानी संग्रह इनका है सलाम 2000 ईस्वी में प्रकाशित होता है, घुसपैठिए 2004 में प्रकाशित होता है। और आलोचना की हम लोग बात करें तो आलोचना इनका दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, जो कि आलोचना यहाँ पे है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 2001 में प्रकाशित होता है। और यह आलोचनात्मक कृति दलित साहित्य की परिभाषा और उसके महत्व को स्थापित करने का कार्य करती है। 43 नंबर प्रश्न है कि आदिवासी विमर्श पर आधारित आदिवासियों का संसार, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो आदिवासियों विमर्श पर आदिवासियों का संसार, यह आशा सुषमा किस्कू के द्वारा लिखा गया है, जो कि संथाल कवित्री है। संथाल एक जनजाति है जो कि झारखंड से संबंधित है। तो यह आदिवासियों का संसार आदिवासियों का संसार यह लिखा गया आशा सुषमा किस्कू के द्वारा। और यह क्या है, काव्य संग्रह है तथा डॉक्टर सुश्री शरद सिंह भी इसी शीर्षक से एक रचना लिखते हैं। और आदिवासी विमर्श की हम लोग बात करें तो देखिए कौन कौन सी कविताएं हैं। आदिवासी विमर्श, अवधारणा और आंदोलन, कुमार कमलेश। आदिवासी साहित्य परंपरा और प्रयोजन, वंदना टेटी के द्वारा। नगाड़े की तरफ बजते शब्द, निर्मला पुतुल के द्वारा। सुबह की शाम उपन्यास, वाल्टर भेंगरा। और धोड़ी तपे तीर, हरि राम मीणा के द्वारा। अगला प्रश्न 44 नंबर कि लघु मानव की महत्ता को किसने प्रतिपादित किया है? तो यह विजय देव नारायण शाही ने किया है कि लघु मानव की महत्ता को विजय देव नारायण शाही ने प्रतिपादित करने का कार्य किया है। 45 नंबर प्रश्न है कि साहित्यकार का काम केवल पाठकों का मन बहलाना नहीं है। प्रेमचंद की इस उक्ति में किस प्रयोजन की ओर संकेत किया गया है कि एक साहित्यकार जो कि उसका काम सिर्फ इंटरटेनमेंट ही नहीं है, तो यह जो प्रेमचंद के द्वारा पंक्ति है या कला के लिए इससे संबंधित है कि प्रेमचंद कहते हैं कि साहित्यकारों का काम केवल पाठकों का मन बहलाना नहीं, यह उक्ति कला के लिए प्रयोजन की ओर हमको संकेत करती है। और प्रेमचंद कहते हैं कि वह साहित्य चिरायु हो सकता है जो मनुष्य की लौकिक प्रवृत्तियों पर क्या हो, अवलंबित हो, उनसे संबंधित हो। 47 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिल्लेश्वर बकरिया के रचनाकार कौन है? तो यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और जो कि छायावाद काल से संबंधित है। और यह चार स्तंभ जो कि छायावाद के हैं उनसे संबंधित है। चार स्तंभों में जयशंकर प्रसाद हो गए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत और महादेव वर्मा जी। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हम लोग बात करें तो 1899 में इनका जन्म महिषादल जो कि वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में इनका हुआ था, और 1964 या 61 में इनकी मृत्यु हो जाती है। निराला के अगर उपन्यासों की बात करें तो अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, छोटी की पकड़, काले कारनामे और इंदुलेखा, यह दोनों क्या है, काले कारनामे और इंदुलेखा यह अपूर्ण उपन्यास रहे हैं। 48वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शिकायत मुझे भी है, इसके रचनाकार कौन है? तो नरेंद्र जोशी जी हैं। और शिकायत मुझे भी हरिशंकर प्रसाद द्वारा रचित निबंधों का संग्रह तथा निबंध भी है। ठीक है, तो शिकायत मुझे भी है या नरेंद्र जोशी के द्वारा है, बट ये हरिशंकर प्रसाद के द्वारा भी रचित क्या निबंधों का संग्रह और निबंध भी इनके द्वारा है। शिकायत मुझे भी है, इसमें कौन कौन सी कविताएं देखिए, शिकायत मुझे भी है जो कि लिखा गया है नरेंद्र जोशी के द्वारा। इसमें कौन कौन से कविता है, संसारों और शास्त्रों की पढ़ाई, न्याय का दरवाजा, राम की लुगाई और गरीब की लुगाई, एक और जन्मदिन, एक दीक्षांत भाषण, परमात्मा का लोटा, इनाम और ईमान। 49 नंबर प्रश्न है कि मैं सबसे छोटी हूँ रचना है, तो यह मैं सबसे छोटी हूँ ये क्या है, एक कविता है और यह लिखा गया है सुमित्रानंद पंत के द्वारा। और सुमित्रानंद पंत जैसा कि हम जानते हैं यह छायावादी काल से संबंधित एक बहुत ही अच्छे रचनाकार रहे हैं जो चार स्तंभों में आते हैं। कौन से? छायावाद के। तो मैं सबसे छोटी हूँ तेरी गोद में सोऊं, सुमित्रानंद पंत जो छायावादी कवि हैं। और जग जीवन में जो चिर महान, यह धरती कितना देती है, सुख दुख अमर स्पर्श, इत्यादि इनकी कविताएं हैं। वहीं पर अगर 50 नंबर प्रश्न हम लोग देखें तो संसार पुस्तक है, यह रचना के आधार पर बताइए कि लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी धरती कैसी थी? तो वह इसमें कोई आदमी नहीं था। तो यह क्या है, एक संसार पुस्तक जो कि संसार पुस्तक है, यह इसके रचनाकार कौन है? पंडित
जवाहरलाल नेहरू जी हैं, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे और पिता के पत्र पुत्री के नाम पर इसी में यह संग्रहित पत्र है, एक संसार पुस्तक है। मूलतः यह अंग्रेजी में लिखी गई पुस्तक है और जिसे प्रेमचंद ने इसका अनुवाद किया है। तो पिता के पत्र पुत्री के नाम में संसार एक पुस्तक है, एक पत्र संग्रह है। इसका यह इंग्लिश में लिखा गया है, जिसका अनुवाद या ट्रांसलेशन प्रेमचंद जी ने किया है। और प्रस्तुत पत्र में वर्णित है कि यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी नहीं था।